सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कुछ डिफरेंट बातें करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि हमें ये लगता है कि हमारे मुल्क में जब भी कोई नई हुकूमत आती है, नए लोग आते हैं, चेहरे बदलते हैं, शख्सियात बदलते हैं, तो लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि शायद ये नए लोग आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे मुल्क में सालों से कुछ ही लिमिटेड ख़ानदान हैं जो कि हुक्मरानी करते आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे ये सारे आपस में लिंक्ड हैं, सबकी आपस में कुछ रिश्तेदारियां हैं। लोग ये समझते हैं कि लोग बदले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अभी जो रिसेंटली हुआ ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम सामने आया है सेनेट के उम्मीदवार के तौर पर। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उनका नाम सामने आने के बाद जहांगीर तरीन साहब का नाम बड़े तवातुर से लिया जा रहा है। अब जहांगीर तरीन साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, इनका आपस में क्या रिश्ता है? ज़ाहिर है अवाम तो इस बारे में कन्फ्यूज़ तो रहेंगे ना। लगारी साहब से पूछते हैं, क्योंकि लगारी साहब की इस सारे मामले पर बहुत गहरी नज़र है। लगारी साहब, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम सामने आने के बाद जहांगीर तरीन साहब का नाम क्यों लिया जा रहा है? मतलब ये तो बड़ी हैरत की बात है। इनका आपस में क्या लिंक? बहुत शुक्रिया। जहांगीर तरीन साहब का और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का आपस में एक रिश्तेदारी है। अच्छा। रिश्तेदारी कुछ इस तरह बनती है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के मामूजाद भाई हैं मखदूम अहमद महमूद। मखदूम अहमद महमूद जो हैं वो मखदूम ज़ादा हसन महमूद के साहबजादे हैं। अच्छा। मखदूम ज़ादा हसन महमूद जो हैं वो जो थे वो मखदूम ग़ुलाम मीरा शाह के साहबजादे थे। तो अब मखदूम अहमद महमूद जो हैं उनके बहनोई हैं जहांगीर तरीन, और जहांगीर तरीन के बहनोई हैं हमारे एक साबिक जनरल हुआ करते थे और 4 स्टार जनरल थे अख्तर अब्दुर्रहमान। उनके वो जहांगीर तरीन साहब की जो हमशीरा हैं वो उनकी बहू हैं और हुमायूं अख्तर की अहलिया हैं। अब ये जो रिश्ता बनता है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो हुए अपना उनके मामू के बेटे मखदूम अहमद महमूद के। मखदूम अहमद महमूद के जो बहनोई हुए वो जहांगीर तरीन हुए। जहांगीर तरीन का रिश्ता जो है वो हुमायूं अख्तर तक जाता है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये है आपस में सारे लिंक इसका मिला, मतलब हाँ जी बिल्कुल मिला हुआ है और इनकी रिश्तेदारियां जो हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। लेकिन लगारी साहब, ये सियासतदानों की जो रिश्तेदारियां हैं ये कहाँ तक फैली हुई हैं? ये डीप रूटेड हैं और बहुत गहरी हैं। और ये जो जब से अंग्रेज़ों ने इस मुल्क को संभाला था तो उन्होंने इस तरह के तरीके अख्तियार किए थे कि लोगों की इस तरह की रिश्तेदारियां होनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हों और अपने इन्फ्लुएंशियल लोग भी हों, और ताकि उनके ज़रिए हम लोगों को, आम लोगों को हम दबा कर रख सकें। अच्छा। हमने शुरू किया था वहाँ से कि मखदूम अहमद महमूद जो हैं वो उनका रिश्ता जो है वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब उनके बहनोई हैं। सही। मखदूम अहमद महमूद साहब के जो एक और रिश्ता है कि जो पीर पगारा साहब थे, अच्छा। शाह मर्दान शाह मौजूदा पीर पगारा के वालिद, वो उनके फुफा थे। वो बिल्कुल ही अब एक डिफरेंट पार्ट, आप डिफरेंट आप तरफ को आ गए ना। तो अब क्या हुआ कि मखदूम अहमद महमूद के वालिद गुलाम मखदूम ज़ादा हसन महमूद जो थे उनके बहनोई थे पीर पगारा। अच्छा। जो पीर पगारा साहब मौजूदा पीर पगारा के वालिद थे। और इस तरह से उन्होंने अगरचे अपनी अहलिया को डाइवोर्स किया था, लेकिन बहरहाल ये रिश्ता मौजूद था। अब ये जो पीर पगारा मौजूदा हैं वो और मखदूम अहमद महमूद का रिश्ता जो है वो उनके साथ फुफीजाद और मामूजाद का रिश्ता है। अच्छा। बहुत करीब रिश्ता है। अच्छा, इसी तरह से जो पीर पगारा हैं इनके जो छोटे भाई हैं वो मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे के ससुर हैं। ये आपको एक और दिलचस्प मैंने बताया ना कि अब ये भी एक लिंक बनता है। अच्छा, अब एक और जाते हैं। ये जो मखदूम ज़ादा हसन महमूद हैं उनके वालिद जो थे उनकी एक अहलिया जो थी वो लगारी ख़ानदान के नवाब जमाल खान लगारी की बेटी थी। अच्छा। अब क्या हुआ कि फारूक लगारी के वालिद जो साबिक सदर मुमलिकत थे उनके वालिद ससुर थे मखदूम अहमद महमूद के वालिद के। सही।
यानी मखदूम ज़दा हसन महमूद दामाद थे नवाब जमाल खान लगारी के। अच्छा, ये हो गया एक और रिश्ता इस तरह का। तो इस तरह से जो है वो रिश्तेदारियाँ। लेकिन लगारी साहब, अगर ये जो सियासी ख़ानदान है, ये अगर इस तरह से आपस में रिश्तेदारियाँ इनकी हैं, तो ये फिर मुख्तलिफ पार्टीज़ में मौजूद क्यों होते हैं? ये सब एक ही पार्टी में क्यों नहीं होते? तमाम पार्टियों में अपने अपने मफादात महफूज रहे हैं। कुछ ख़ानदान चले जाते हैं नून लीग में, नून लीग में अपने लोग बैठे हुए हैं, तो उनके मफादात पर, ख़ानदानी मफादात पर ज़रब नहीं पड़ती है। सही। रिश्तेदारियाँ तो बहुत दिलचस्प हैं। और दूसरा ये होता है कि जिस पार्टी में कोई ना कोई ख़ानदान का आदमी बैठा होगा तो वो फिर अपने पूरी फैमिली का प्रोटेक्ट कर रहा होता। लगारी साहब ने खुद, फारूक लगारी साहब ने ये कहता, मैं तो बेनज़ीर से पूछा था जब वो सदारती उम्मीदवार बना रही थी और उस सिलसिले में उनकी गुफ्तगू हो रही थी, तो मेरी उनके साथ एक तवील मीटिंग भी हुई थी और मेरी एक बहस भी हुई थी उनके साथ। और मुझे बहुत उस दिन की याद आ रही है। मैंने उनसे कहा था कि देखें, आप बहुत पछताएंगी, आप नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान को बतौर सदारती उम्मीदवार तस्लीम कर लें, इवन आप अकबर बुगटी साहब को तस्लीम कर लें, लेकिन फारूक लगारी साहब आपको ऐसा डसेंगे और इस तरह से आपको नुकसान पहुंचाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। आप रोती हुई इस्लामाबाद से कराची वापस आएंगी, ये मैं आपको पहले से कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि मैं और किस पर भरोसा करूँ, अगर मैं फारूक लगारी पर भरोसा करूँ? मैंने उनको अपना भाई बना हुआ है। मैंने कहा ये बहरहाल ऐसा होगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपके पास क्या सबूत है, आप क्या कह सकते हैं? मैंने कहा ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं कौमी असम्बली का और वो जीत गए, उन्होंने लिए 82,000 वोट। पीपल्स पार्टी का टिकट उन्होंने, खुद पीपल्स पार्टी के टिकट पर जीते, पीपल्स पार्टी का टिकट उन्होंने अपने ड्राइवर को दिया और ड्राइवर ने लिए 3,000 वोट। और उनके मुकाबले नवाज शरीफ का उम्मीदवार था, IGI का उम्मीदवार था सरदार मकसूद लगारी, जो उनका कज़न था फारूक लगारी का, उन्होंने लिए 56,000 वोट और सूबाई असम्बली में वो कामयाब हो गए। तो मैंने कहा कि फारूक लगारी साहब मकसूद लगारी के ज़रिए, अपने भाई के ज़रिए जो है वो उनका इंटरेस्ट जो है वो ख़ानदान को सेव करने के लिए एक मकसूद लगारी उन्होंने नवाज शरीफ के पास छोड़ दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके साथ लायल होते तो अपने ड्राइवर को टिकट ना देते, वो तो फिर टिकट देते मकसूद लगारी को पीपल्स पार्टी का, ताकि वो जीत कर आते और आपकी हुकूमत बनाने के इम्कान बढ़ जाते। तो उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने उस वक्त नहीं माना, लेकिन जब उनको उन्हीं फारूक लगारी ने 58(2)B लगाकर उनको वो किया है, इक़्तिदार से अलग किया, और जब कराची पहुंची और कराची में वो फिर कराची प्रेस क्लब आई, तो वो गेट से इंटर हो रही थी, मैं इस तरफ खड़ा हुआ था, तो तेज़ी से चलते हुए आई और कहीं सॉरी नज़ीर, यू आर राइट, आई वाज रॉन्ग। मैंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने आपको उस वक्त अर्ज़ किया था। जैसे रिश्तेदारों में आपस में क्लैशेस होते हैं, वैसे ही इन सियासी खानदानों के भी आपस में क्लैशेस हो जाते हैं। क्लैशेस नहीं होते, इंटरेस्ट को सेव किया जाता है। फारूक लगारी पार्टी का इंटरेस्ट सेव नहीं कर रहे थे, अपनी फैमिली का इंटरेस्ट सेव कर रहे थे, इसलिए अपना एक भाई जो है उन्होंने हवाले कर दिया था नवाज शरीफ। सही सही सही। अच्छा, लेकिन लगाई साहब, जो बलूचिस्तान और सराइकी इलाकों के जो ख़ानदान हैं, क्या उनका भी आपस में कोई लिंक होता है? वो भी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं? जी बहुत हैं। जो हमारे मौजूदा मज़ारी ट्राइब के चीफ हैं, जी जी, मीर बलखशेर मज़ारी, उनके साहबजादे जो हैं वो बुगटी ख़ानदान में उनकी शादी हुई, और जो मीर बलखशेर मज़ारी के छोटे भाई थे सरदार शेरबाज मज़ारी, जिनका गुज़श्ता दिनों इंतकाल हुआ, वो नवाब अकबर बुगटी के बहनोई थे। और इनके भतीजे जो शेरजान मज़ारी के बेटे थे, बेटे हैं सलीम जान मज़ारी। सलीम जान मज़ारी जो हैं वो उस नौजवान के ससुर हैं जिस नौजवान को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तलाश कर रही है, बरहमदाग बुगटी। बरहमदाग बुगटी की जो अहलियाँ हैं वो सलीम जान मज़ारी की साहबजादी हैं। तो ये बलूचिस्तान के और इधर सराइकी बेल्ट के रिश्ते भी आपस में इस तरह से एक दूसरे के साथ हुए हैं इस तरह। तो ये तो फिर आपस में अपना ही फ़ायदा देखते होंगे ना, अवाम का तो फिर कोई भी ख्याल नहीं करता होगा। इस तरह होता है बलूचिस्तान में अपने भी। नवाब अकबर बुगटी के दामाद, वो खुद चीफ मिनिस्टर रहे, गवर्नर रहे, भुट्टो साहब के दौर में गवर्नर रहे, फिर बेनज़ीर भुट्टो के दौर में वो पहले चीफ मिनिस्टर बने थे नवाब अकबर बुगटी। तो फिर क्या हुआ कि नवाब अकबर बुगटी के दामाद हुमायूं मरी, वो चीफ मिनिस्टर बने थे बलूचिस्तान के।
تو اس طرح سے جمالی خاندان ہے یا دیگر جو خاندان ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ خاندان ہیں. تو ویسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بھی آپس میں کوئی بہت رشتہ داریاں ہیں. اس طرح کی اگر رشتہ داریوں کی تفصیلات میں جائیں گے تو بہت ہی نون لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے بھی آپس میں رشتہ داریاں ہیں. پی ٹی آئی بھی پی ٹی آئی کے میں بتاتا ہوں آپ کو. فاروق لغاری کے صاحبزادے ایم پی اے ہیں. اویس لغاری جو پرویز مشرف کی کابینہ میں وفاقی وزیر تھے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے, وہ جو ہیں ان کی رشتہ داریوں کا یہ ہے کہ فاروق لغاری کی ہمشیرہ, ان کی پھوپھی کی شادی ہوئی تھی نواب آف کالا باغ کے بیٹے سے. اچھا. نواب آف کالا باغ کے پورے اس دور میں جب ایوب خان کا یا ایوب خان سے پہلے کا دور تھا, اس میں بڑی دہشت ہوا کرتی تھی ایوب خان کے دور میں خاص طور پر, کیونکہ وہ نواب آف کالا باغ گورنر تھے ویسٹ پاکستان کے, اور وہ کہتے تھے کہ یہ مونچھ میری قانون ہے اور یہ میرا آرڈر ہے, یہ لا ہے اور یہ آرڈر ہے. وہ یہ اس طرح سے کہتے تھے. اور وہ فاروق لغاری کے جو ان کے جو نواب صاحب کے بیٹے تھے نواب آف کالا باغ کے, وہ فاروق لغاری کے جو ہے وہ بہنوئی تھے. اور ان کی 2 بیٹیاں جو ہیں نواب آف کالا باغ کی پوتیاں 2, وہ سمیرہ ملک اور عائلہ ملک جو ہیں وہ فاروق لغاری صاحب کی بھانجیاں ہیں. یہ اس طرح کی رشتہ داری ہے. فاروق لغاری کے وہ کزن جن کا میں ذکر کر رہا تھا, منصور اور مقصود ان کے رشتہ داری ہے, ان کی رشتہ داری ہے وہ شفقت محمود صاحب سے جو اپنا عمران خان کی کابینہ میں وزیر تعلیم ہے. ان کی صاحبزادی جو ہے وہ ادھر ان کے گھروں میں ہے, اپنا مقصود اور منصور خاندان کے ان کے بیٹوں کے ساتھ جو ہے, ان کے بیٹے کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے. اچھا, یہ جو پی ٹی آئی کے ایک ممبر ہیں قومی اسمبلی کے, وہ ہیں جعفر خان لغاری, وہ ان کے کزن ہیں. اویس لغاری ہیں مسلم لیگ نون میں, اور جعفر لغاری ان کے چچا ہیں, وہ ہیں پی ٹی آئی میں. اچھا, پی ٹی آئی میں وہ منتخب ہوئے ہر ٹکٹ پر, پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ بھی, مسلم لیگ کے بھی, کاف لیگ کے بھی, پی ٹی آئی کے بھی, سب ٹکٹوں پر وہ منتخب ہوتے تھے. اور وہ جو ہیں ان کی اہلیہ بھی ایم این اے رہی ہیں, اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ افغانستان کے ظاہر شاہ کے خاندان سے ہیں جو افغانستان کے بادشاہ تھے. تو وہ ان کے یہ اس طرح سے جو ہے یہ فیملی. اور فاروق لغاری کے ایک زمانے میں ان کی صاحبزادی کی شادی ہوئی تھی شیخ زاید بن سلطان ال نہیان کے بیٹے جو اس وقت وہاں کے صدر ہیں, شیخ خلیفہ بن زاید بن سلطان ال نہیان, تو ان کے ساتھ بھی ہوئی تھی. تو یہ رشتہ داری یہ صرف پاکستان تک لیمیٹڈ نہیں ہے, یعنی کہ یہ باہر بھی نہیں, یہ رشتے جو ہیں وہ دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ بہت سی اور چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. اچھا, لیکن لغاری صاحب, جب ایک خاندان کا جو سیاستدان ہے وہ ہر الیکشن میں اپنی پارٹی تبدیل کر لیتا ہے, تو پھر اس کے جو حلقے کے لوگ ہیں وہ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہی میں ذکر کر رہا تھا جعفر لغاری صاحب کا. ان کے حلقے کا ایک آدمی تھا, اس نے سوشل میڈیا پر لگایا, انہوں نے کہا کہ جب جو ہے وہ ہم مارشاء اللہ سے بہت تنگ تھے اور چاہ رہے تھے کہ جناب مارشاء اللہ ختم ہو تو تبدیلی آئے, تو معلوم ہوا کہ پیپلز پارٹی آ رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ جو تھا وہ ملا تھا جعفر لغاری کو. ہم لغاریوں کے خلاف تھے, تو پھر ہم نے کہا کہ کیا کریں, پھر بھی ہم نے مجبوراً پیپلز پارٹی کہا کہ لغاری پر پیپلز پارٹی میں جو ہے انہوں نے وہ کر لیا ہے. تو ہم نے سوچا کہ آئندہ جو ہے ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے, ہم ان کو بالکل نہیں, جعفر لغاری کو ووٹ نہیں دیں گے, اس سے تو کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. تو معلوم ہوا ہے نون لیگ آ گئی, نون لیگ جو ہے اس کا اثر ہو گیا, تو یہ نون لیگ میں شامل ہو گئے اور نون لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے. تو پھر وہ حلقے والا جو کہتا ہے کہ ہمارا تو پھر وہ جو ہے اپنا مائنڈ چینج کرنا, وہ پھر مسئلہ ہو گیا. ہم چاہتے تھے پیپلز پارٹی کو نہ دیں, نون لیگ کو دیں, تو نون لیگ میں پھر ہی آگے کھڑے ہوئے تھے. پھر ہم نے کہا بھائی چھوڑیں, نون لیگ کو بھی نہیں دیتے, پیپلز پارٹی کو دیں, کاف لیگ کو دیں گے. معلوم ہوا کاف لیگ کے امیدوار بھی یہی بن کر آ گئے. پھر انہوں نے کہا بھائی ان سب کو نہیں چھوڑتے, ان کو سب کو نہیں ہم ووٹ دیں گے, ہم دیں گے پی ٹی آئی کو ووٹ. پی ٹی آئی کے امیدوار بھی یہی تھے, وہی ایک ہی جعفر لغاری صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بھی امیدوار تھے. اب وہ ہر پارٹی کے امیدوار بن کر الیکشن میں آتے ہیں, اور الیکشن جو ہے وہ اس وقت جو ہے کسی نہ کسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس کا تال میل, تو وہ اس طرح سے ان کا ایک بڑا اچھا خاندان کا فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن لغاری صاحب, آپ کو ویسے کیا لگتا ہے, لوگ شخصیت کو ووٹ دیتے ہیں یا پارٹی کو؟
کچھ ووٹ ہوتے ہیں پارٹی کے, کچھ لوگ ہوتے ہیں خاندان کے. یہ ملا کر جو ہے ان کو وہ کیلکولیشن کر لیتے ہیں کہ جناب اس سے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مخالف امیدوار جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کس پارٹی میں جائیں تو ہم اس سارے ووٹ کا ڈفرینٹ جو ہے وہ کر لیں گے. ایک دفعہ یہ پھنس بھی گئے تھے. ایسا ہوا تھا کہ یہاں اس حلقے سے آ کر جعفر لغاری صاحب کے مقابلے میں وہ آ کر کھڑے ہو گئے تھے اپنا نصر اللہ خان دریشک. نصر اللہ خان دریشک آ کر ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. تو اب دو سردار ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا گئے تو نصر اللہ خان دریشک جیت گئے اور جعفر خان لغاری ہار گئے. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا, یہ اس طرح کا واقعہ بھی ہو چکا ہے. لیکن یہ اپنا کیلکولیشن رکھتے ہیں اور بعض دفعہ ایک دوسرے کو اسپیس بھی دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ خاندان, بڑے خاندان آپس میں ٹکراتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں آگے سے ہٹ جاتے ہیں تاکہ اس کا نقصان نہ ہو, اور وہ ادھر سے اپنا آدمی ہٹا دیتے ہیں تاکہ ان کا نقصان نہ ہو. ایک دوسرے کا خیال بھی کرتے ہیں. لیکن بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ شخصیت کو ہی ووٹ دیتے ہیں. جیسے اگر ہم ایم کیو ایم کی بات کریں تو ایم کیو ایم اب جس طرح بکھر گئی ہے کیونکہ لوگ ایک شخصیت کی وجہ سے متحد تھے, لیکن اب وہ پارٹی بھی ڈیوائیڈڈ ہے. تو اسی طرح سے میں نے آپ نے بڑا مشکل سوال پوچھا ہے, مشکل بھی ہے آسان بھی ہے, میں اس پر بات کرتا ہوں. ایک زمانے میں آپریشن ہوا ایم کیو ایم کے خلاف اور کھجی گراؤنڈ کا علاقہ جو ہے اس کو خالی کرا لیا گیا. وہاں پر ایم کیو ایم کے لوگ تھے. تو میں ایک اخبار میں ایڈیٹر تھا, تو مجھے صبح صبح فون آیا کہ میں سائرہ بول رہی ہوں. تو میں نے کہا جی ارشاد فرمائیں. کہنے کی کہ میں الطاف حسین کی بہن بول رہی ہوں. تو میں نے کہا جی کیا فرماتی ہیں آپ, کیا حکم ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو حکومت نے خالی کروایا کھجی گراؤنڈ وہ حقیقی والوں کے حوالے کر رہے ہیں. میں نے کہا حقیقی والے آ جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ انہوں نے کہا نہیں, حقیقی والے آ جائیں گے تو بڑا فرق پڑے گا. میں نے کہا ووٹ تو لوگ جو ہیں آپ کے کراچی کے لوگ جو ہیں وہ تو آپ کے بھائی کو ووٹ دیتے ہیں, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی آ جائے اور کوئی کسی جگہ پر بیٹھ جائے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, لوگ بندوق کو ووٹ دیتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ کلاشن کو ووٹ دیتے ہیں, وہ اسلحے کو ووٹ دیتے ہیں, لوگ کسی کو ووٹ نہیں دیتے. اب جن کے پاس جو ہے کلاشن کو ہوگی, اسلحہ ہوگی, اور جو اس جگہ پر بیٹھا ہوگا پھر وہی ووٹ لے گا اور کوئی نہیں ووٹ لے گا. تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو لیکن وہ تو چلو بات ہوئی نا, لوگ خوف کی وجہ سے کراچی میں ووٹ دیتے تھے, لیکن پنجاب والی سائڈ پر تو ایسا نہیں ہے نا. لائک لوگ نواز شریف صاحب کے نام پر یا شہباز شریف صاحب کو دیکھ کر لوگ ووٹ دیتے تھے. اسی طرح پیپلز پارٹی میں پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وجہ سے ووٹ ملتا تھا, پھر زرداری صاحب آ گئے. تو اب اسی طرح سے یہ پارٹیز اپنا ایک ڈیولپ کرتی ہیں نا, ایک بندے کو آگے لاتی ہیں. جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اب آگے لے کر آ رہے ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ آگے لے کے آ رہی ہیں. پی ٹی آئی کا مستقبل اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ہوگا؟ دیکھیں میں بات کرتا ہوں کہ ایک کرزمیٹک شخصیت کا اثر ہوتا ہے ایک, لیکن اس شخصیت کو بھی تو بنانا پڑتا ہے نا اس طرح سے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, بھٹو صاحب کی شخصیت تھی, بالکل اس میں کرزما تھا, اس میں نظریہ تھا, اس میں خیال تھا, اس میں تصور تھا, اس میں علم تھا, اس میں نالج تھی, سیاست کی نبض پر ان کا ہاتھ تھا, عام کامن آدمی کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اس لیے وہ لوگوں کے دلوں کو موہ لیتے تھے اور ان کے اثرات جو ہیں اب تک ختم نہیں ہو پائے. تو بھٹو صاحب جیسا کوئی سیاستدان ویسے آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں کوئی آ سکتا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب ویسے سیاستدان بن سکتا ہے؟ اس کا میں آپ سے جواب لگائی صاحب لوں گی, لیکن ہمیں بریک لینی ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو یہ جو سوال ہے یہ لگائی صاحب کے لیے میں چھوڑ کے جا رہی ہوں, اس پر بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. میں اور میرے جیسے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لوگ پارٹی کو نہیں بلکہ شخصیت کو ووٹ دیتے ہیں. کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا کرزما ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں, لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جنہیں ایسا بنانا پڑتا ہے, ان پر محنت کرنی پڑتی ہے. لگائی صاحب بھٹو صاحب کی شخصیت تو ایسی تھی کہ لوگ خود کھینچے چلے آتے تھے, پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شخصیت بھی ایسی تھی. بلاول بھٹو زرداری سارے معاملے میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آپ کے خیال میں؟ بھٹو صاحب کی جو چیزیں تھیں وہ بلاول بھٹو صاحب فالو کر سکیں گے اور اس طرح کی شخصیت وہ بن سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں سیاسی خاندان بہرحال سیاسی خاندان ہوتے ہیں, اگر تسلسل سے چل رہے ہو اور تواتر کے ساتھ وہ اپنا کام بھی کر رہے ہوں, ماسٹرز کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ بھی ہو,
تو وہ کرتے ہیں. اور اگر خلا بھی موجود ہو, بھٹو صاحب کا خلا تو پر نہیں ہوا, جب خلا پر نہیں ہوتا تو لوگ رومانٹک ہو جاتے ہیں, لوگ اسی کو ان کی اولاد کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ لوگوں نے دیکھا محترمہ بے نظیر بھٹو کو, انہوں نے اپنی سکل, اپنی قابلیت, اپنی صلاحیت کو بھی بروئے کار لائیں اور ایک بڑی لیڈر کے طور پر آئیں. اور اب وہ ایک ایسی لیڈر ہیں جو بلا شبہ جو ہماری لیڈرشپ پاکستان بنانے والی لیڈرشپ تھی, ان کے بعد اگر یہ اسٹیٹ کسی کو اون کرتی ہے بطور لیڈر تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو اون کرتی ہے, اور اسٹیٹ جو ہے ان کو شہید کا درجہ بھی دیتی ہے. ورنہ جس طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہمیشہ جھگڑوں میں رہی ہے, وہ کبھی بھی نہ مانتی. اسٹیبلشمنٹ مانا کہ جی یہ جو ہیں وہ شہید ہیں, اور پھر ان کی عزت بھی ہوتی ہے. اور پھر ان کا جب ہمارے فوجی ترانے ہوتے ہیں تو ان میں بے نظیر کی تصویر بھی آتی ہے, حالانکہ بھٹو صاحب کی تصویر نہیں آتی ہے لیکن ان کی تصویر آتی ہے اور ان کو ایک لیڈر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. بلاول کے سامنے انہوں نے اپنا ایک دو چیز ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ الیکشن میں انہوں نے اپنی پرفارمنس دی, جو ان کی پرفارمنس کے نتیجے میں سندھ میں جو الیکشن ہوا ہے تو اس الیکشن کے اندر انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے. نہ بھٹو صاحب کے زمانے میں سندھ میں اتنے ووٹ ملے, اتنی سیٹیں ملی, نہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں اتنی سیٹیں ملی. بلاول کے کیمپین کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے تاریخ میں سندھ میں سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی. اچھا, یہ بلاول صاحب کی وجہ سے ہوا یا اور کوئی نہیں وجہ تھی. ایک تو خلا ہے نا, وہ اتنا بڑا خلا پر نہیں ہو پا رہا ہے نا کسی بھی صورت میں. اس وجہ سے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں اس صورت میں حال میں کہ جو آپشن کوئی نہیں ہے, اور آپشن بہت نیچے چلے گئے. اس میں بڑی شخصیات موجود تھیں, پیر پگارا موجود تھے, ان کی وجہ سے حالانکہ انہیں بھی بے نظیر بھٹو نے جب ان کے مقابلے میں ایک عام سے کارکن کو ووٹ دیا تھا, پرویز علی شاہ کو. پرویز علی شاہ کو کوئی نہیں جانتا تھا, پارٹی کے اندر ان کی اہمیت ہوگی, وہ ان کی رشتہ داری بھی تھی, یعنی قائم علی شاہ کے بھانجے تھے, اس وجہ سے ان کو ٹکٹ بھی ملا تھا. تو لیکن انہوں نے کیا, انہوں نے 84,000 ووٹ لیے تھے اور پیر پگار نے 33,000 34,000 ووٹ لیے تھے. یہ فرق تھا 50,000 ووٹوں کا. لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سیٹ پر اپنی اثر جمانا شروع کیا, اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ یہاں سے کامیاب ہوتے رہے. جو موجودہ پیر پگارا ہیں اور جو موجودہ الیکشن لڑ رہے ہیں سینٹ کا پیر صدر الدین شاہ, وہ بھی جو ہیں وہ پیر صدر الدین شاہ راشدی جو ہیں وہ جو یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے سسر ہیں, وہ بھی گیلانی خاندان ہے, اس کے رشتے کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں؟ یہ رشتے دار آپ دیکھیں نا کتنا زیادہ پھیلاؤ ہے ان رشتوں کا. یہ بھی مخدوم احمد محمود بھی یہ بھی گیلانی ہیں, اور ان کے میں نے جیسے بتایا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ رشتہ داری ہے, وہ ان کے پھوپھیزاد بھائی ہیں. ادھر یہ ان کے ایک پھوپھی جو ہیں وہ پیر پگارا کی اہلیہ ہیں, اور پیر پگارا کی بیگم تھی, بعد میں انہوں نے ڈائیورس کیا تھا, لیکن ان کے تو ظاہر ساری اولاد جو ہے وہ انہی سے ہے, اور ایک بیٹا کسی اور ایک اور بیگم سے ہے. تو پیر صبغت اللہ شاہ راشدی موجودہ پیر پگارا, ان کے چھوٹے بھائی پیر علی گوہر شاہ وہ بھی ان کے ایک ہی والدہ سے ہیں. پیر صدر الدین شاہ راشدی وہ بھی ایک ہی والدہ سے. اچھا, ایک اور رشتہ بھی ہے کہ ان کی جو بہن ہے موجودہ پیر پگارا کی, وہ آغا سراج درانی کے اہلیہ ہیں. آغا سراج درانی جو اسپیکر سندھ اسمبلی ہیں اور پیپلز پارٹی میں, تو اس طرح سے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے رشتے بھی بنتے ہیں. جہانگیر ترین جو ہیں وہ ان کے بہنوئی ہیں احمد محمود کے, اور ان کے ایک اور پھپھا جو تھے وہ ان کے والد تھے تسلیم نواز گردی تھی, جو نواز شریف کے دور میں بہاولپور سے قومی اسمبلی کے ممبر بھی بنے تھے اور وزیر بھی بنے تھے. تو ان کے رشتہ داری وہاں تک اور بھی پھیلی ہے, اور اس کا پھیلاؤ جو اگر ہے تو اور زیادہ دیکھنا شروع کریں تو بہت جگہوں پر جو ہے آپ کو پھیلاؤ نظر آئے گا اس خاندان کا. اچھا لغاری صاحب, بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے وہ قبائلی نظام اور جاگیرداری نظام کے قبضے میں ہے, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ اس کو عربی میں جب بڑے ناموں کا سلسلہ بناتے تھے, اور بڑے ناموں کی ایک بنتی تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے, تو اس کو عربی میں کہا جاتا تھا کہ سلسلۃ الذہبیہ, یعنی اس کا انگریزی ترجمہ آتا ہے گولڈن چین. تو پاکستان کی جو حکمرانی ہے وہ گولڈن چین آف دا فیوڈلزم اینڈ دا ٹرائبلزم ہے, یعنی ایک ایسا سلسلہ ہے کہ کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ یوں ملی ہوئی ہیں کہ گولڈن چین بن گئی ہے جاگیرداری کی اور قبائلی نظام کی, اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم مربوط ہے, ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے, ایک ساتھ لگتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کے ساتھ یہ جڑے ہوئے خاندان ہیں, اور ان کا باہمی تعلق ایک دوسرے کے ساتھ اٹوٹ ہے, اور ان کے آپس میں کوئی بھی جھگڑے
टीवी के हद तक, अखबारों के हद तक नज़र आ रहे होंगे कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही है, लेकिन ख़ानदान के अंदर बैठकर ये एक ही सब कुछ एक होता है, एक ही टेबल पे खाना खाते हैं। और देखें ना, भुट्टो ख़ानदान के दामाद आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब एक ज़माने में भुट्टो साहब के क्रिटिक हुआ करते थे, उन पर बहुत तनकीद किया करते थे, फिर ऐसा भी हो गया कि जनाब ये भी हो गया। तो फैमिलीज़ जो हैं वो अखबारों में, और हम लोग समझ रहे होते हैं कि जनाब बड़ी ताकत झगड़े चल रहे हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि फिर उनके अंदर इतना रिश्तेदारियां भी इतनी गहरी होती हैं कि फिर वो तलखियां उस तरह से रह नहीं पाती। लेकिन लगाई साहब, कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जहां पर इन खानदानों के असरात होते हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान के एक सुप्रीम कोर्ट के काबिल एहतराम जज थे, अब भी हैं, उनको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, सही, जस्टिस वजीहुद्दीन अहमद। इनके वालिद साहब जो थे वो जस्टिस वहीदुद्दीन, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और जब भुट्टो साहब का केस चल रहा था तो उस वक्त उस बेंच में शामिल थे, और उनकी तबीयत नासाज हो गई थी, तो उनको जो है वो उनको ड्रॉप किया गया था उस फुल बेंच से। तो फुल बेंच जो है असल में टूट जाना चाहिए था और उनका इंतज़ार होना चाहिए था, इसलिए कि एक वज़ीर आज़म की किस्मत का फैसला हो रहा है, और उनके बारे में ये तासुर था कि वो शायद भुट्टो साहब के हक़ में फैसला देंगे। और एक और जज थे जस्टिस कैसर खान, वो भी खैबर पख्तूनख्वा से थे, उनको भी ड्रॉप किया गया था। अगर उनको ड्रॉप न किया जाता तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और होता, जो ये ना होता कि वो भुट्टो साहब की फांसी हो जाता, लेकिन ये रिश्तेदारी थी। इस तरह से जज साहिबान की भी, बहुत से जज साहिबान ऐसे हैं, अपना जस्टिस अब्दुल हाई कुरैशी चीफ जस्टिस थे सिंध हाई कोर्ट के, उनके बेटे जो थे राजा कुरैशी, वो सिंध हाई कोर्ट के जज बने थे, वो भी जस्टिस थे। इस तरह से जस्टिस याकूब खान भुट्टो साहब के दौर में चीफ जस्टिस थे, और उनके बाद में घर से ही उनके बेटे या पोते वो अभी पिछले दिनों पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो ये ख़ानदानी जो है इस तरह की हमारे इस सिस्टम में भी मौजूद है, अदालती सिस्टम में भी बेटे आते हैं। जैसे जस्टिस मलिक कयूम, जिनका बड़ा तनाज़ा चलता रहा है कि उन्होंने फ़ोन किए थे और सज़ाओं के लिए बात की थी, उनके साथ सैफुर रहमान बात कर रहे थे और उन्हें हिदायत दे रहे थे कि जनाब आप बेनज़ीर भुट्टो को और आसिफ अली ज़रदारी को इतनी इतनी सज़ाएँ सुनाएं। मशहूर टेप भी सामने आई थी। तो उनके वालिद जो थे जस्टिस मोहम्मद अकरम मलिक, वो जो थे उन्होंने भुट्टो साहब को सज़ा देने वाले बेंच में शामिल थे। अच्छा। और उनके बेटे जो हैं ये फिर आकर बने थे जज, यानी उसी अदलिया में, सुपीरियर अदलिया में जस्टिस कयूम बने थे। अच्छा, जस्टिस कयूम जो हैं वो परवेज़ मलिक के भाई हैं। परवेज़ मलिक जो है नवाज शरीफ के हल्के से कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए हैं, और उनकी साहबजादी जो हैं वो हिना परवेज़ इस वक्त उनके साथ होते हैं। हिना परवेज़ मलिक वो मरीम नवाज के साथ होती हैं, और उनके हल्के में ही उनका सबसे ज़्यादा कंट्रोल जो है अपने नवाज शरीफ के हल्के में वो परवेज़ मलिक साहब का है। परवेज़ मलिक साहब की रिश्तेदारियाँ जो थीं वो जस्टिस साकिब निसार के साथ थीं। तो ये एक दूसरे के साथ मुंसलिक, ये भी के अलावा भी कोई शोबे हैं जहाँ पर इन खानदानों के साथ होते हैं? नहीं, बाद शोबे ऐसे भी हैं जिन पर हम नाम नहीं ले सकते। सही। अच्छा लगाई साहब, खैबर पख्तूनख्वा की हमने बात नहीं की, वहाँ पर कौन कौन से ऐसे खानदान हैं जो कि आपस में रिश्तेदारियाँ हैं जिनकी? हम एक सेंट्रल पॉइंट बना देते हैं कि फील्ड मार्शल अयूब खान का ताल्लुक जो है वो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से था, और वो इस वक्त हरीपुर, पहले वो ज़िला हज़ारा हुआ करता था, तो उससे ताल्लुक था। अपना जनरल अयूब खान की जो बहू थी, यानी गौहर अयूब की अहलिया जो थी, वो खैबर पख्तूनख्वा के बड़े ख़ानदान जो है वो खटक ख़ानदान जो था उसके एक जर्नैल की साहबजादी थी, लेफ्टिनेंट जनरल हबीबुल्लाह खां खटक। लेफ्टिनेंट जनरल हबीबुल्लाह खां खटक जो हैं उनके वालिद जो थे वो अली कुली खान खटक थे, जो कर्नल लॉरेंस के साथ भी उनका एक ताल्लुक़ था, जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया कहलाता है, तो उनके साथ भी एक ताल्लुक़ था। और उनके दो भाई जो थे वो दोनों भाई बड़ी हैसियतों के रहे हैं। असलम खटक वो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर रहे, मोहम्मद खां जुनैजो की हुकूमत में वो फेडरल मिनिस्टर रहे असलम खटक साहब। एक और उनके छोटे भाई थे वो यूसुफ खटक थे। यूसुफ खटक साहब भुट्टो साहब की काबीना में वज़ीर थे, और वो उस दौर में रहे। उनकी एक बहन थी बेगम कुलसूम सैफुल्लाह, वो
वो जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर वाइस चेयरमैन थी, ख़वातीन विंग की। वो नहीं, वैसे वो पार्टी की वाइस चेयरमैन थी, लेकिन ख़वातीन विंग में भी काम करती थी। अच्छा, उनके 3 बेटे, हुमायूं सैफुल्लाह वो पीपल्स पार्टी में थे, उनके दूसरे सलीम सैफुल्लाह वो भी पीपल्स पार्टी में रहे और यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत में भी रहे, और उनके बड़े भाई जो हैं सलीम सैफुल्लाह वो भी हुकूमत में रहे, हुकूमत का हिस्सा रहे। फिर उनके एक दामाद थे मोहसिन, नवाबज़ादा मोहसिन, वो भी हुकूमत में रहे और वज़ीर भी रहे। तो ये ख़ानदान जो, अच्छा अयूब खान के सर फिर वापस जाते हैं। अयूब खान की 2 साहबजादियाँ जो थीं वो अपना एक जमीला थी और एक नसीम थी। एक जो थी वो वारिस सवात की बहू थी और दूसरी भी वारिस समात की बहू थी। और जो अमीर ज़ेब थे, जहाँज़ेब अमीर ज़ेब, उनकी जो थी वो साहबजादी थी। एक जो जिनका मैंने पहले नाम लिया था जो थे अपना गुलज़ेब, वो जो थे उनके साहबजादे जो हैं उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज हैं। तो ये ख़ानदान जो हैं एक दूसरे के साथ मुंसलिक भी हैं और इक़्तिदार का हिस्सा भी हैं और एक दूसरे के साथ मिले जुले भी हैं। इसी तरह से जाते हैं हम वली ख़ान ख़ानदान के साथ जाते हैं। तो वली ख़ानदान के साथ ये था कि खान अब्दुल वली खान की जो दूसरी बेगम थी, बेगम नसीम वली खान, वो मर्दान के जो होती ख़ानदान है उनके आज़म खान होती उनकी हमशीरा जो थी वो खान अब्दुल वली खान की अहलिया थी, बेगम नसीम वली खान। और फिर वो जो हैं उनके बेगम नसीम वली खान के भांजे अमीर हैदर होती जो हैं भतीजे, भाई के बेटे जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने। तो ये आपको लग रहा है ना कि किस तरह से एक ख़ानदान जो है वो इस तरह से मूव कर रहा होता है कि उधर भी रिश्तेदारियाँ, इधर भी रिश्तेदारियाँ, इधर भी ताल्लुक़ है, उधर भी ताल्लुक़ है। अवाम बेवकूफ़ बने न बने, लेकिन सूरत हाल पाकिस्तान की ये है कि हम एक गोल्डन चेन ऑफ द फ्यूडलिज्म एंड द ट्राइबलिज्म के हम उसके साए में चल रहे हैं। लेकिन लगाई साहब, एक मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने ये इतने सारे जो ख़ानदान है और इनकी आपस में जो रिश्तेदारियाँ हैं, ये सारी आपने याद की हैं या आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है? क्योंकि हमें तो अपने रिश्तेदार याद नहीं रहते। नहीं, वो तो मुझे भी नहीं याद होते। ज़ाहिर है मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है, जाना भी है, लोगों के साथ ताल्लुकात भी हैं, हमें इस तरह से पता चलता रहता है किसकी शादी किससे हो रही है ख़ानदानों में, हमें इसके बारे में मालूम भी होता रहता है कि लगारीज़ के खाकवानियों के साथ क्या ताल्लुकात हैं और इस तरह से जो है वो किस तरह से कालाबाग वालों के साथ हैं और इस तरह से उनके क्या ताल्लुक जो हैं वो अपना रहीम यार ख़ान के जमालुद्दीन वाली ख़ानदान के साथ हैं। तो ये ख़ानदान जो है इनकी अगर रिश्तेदारियाँ होती हैं तो सबको पता भी चलता रहता है। तो जहांगीर तरीन साहब जो है इनकी कैसे रिश्तेदारी बनी और फिर उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी के वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का और जहांगीर तरीन साहब का। नहीं, ये सारा ख़ानदान फिर तो आपको मिलेगा ना, तो पीर वगैरह तक तो मिले हुए हैं, एक ही ख़ानदान है ना। तो इस तरह से इनके इन्फ्लुएंसेस भी तो हैं। जहांगीर तरीन साहब ने हुकूमत बनाई थी वफाक की भी और पंजाब की भी, दोनों आपको पता है उनका जहाज़ चलता रहा था। अब उनको एक तरह बिठा दिया गया, उनको एक शिकायत है कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद पारसा बन गए, सादिक और अमीन बन गए, अपने लिए सर्टिफिकेट भी ले लिया और मुझे सारी ज़िंदगी लेकर नाअहल करवा दिया इन्होंने। उनको एक शिकायत ये थी, हालांकि उन्होंने बड़ा साथ दिया पार्टी का, उन्होंने साथ दिया था ना, उनका जहाज़ चलता था जनाब इमरान खान के और उनके लिए इमरान को ले लेकर वो वहाँ पहुँचते थे। तो उनके साथ फिर दोबारा ये किया कि उनके एक कमीशन बनाकर सारा मलबा जो है वो उन पर डाला गया और कमीशन बनवाया था इमरान खान साहब ने। लेकिन अगर खान साहब उनको बचा लेते तब भी तो तनकीद होती ना। नहीं, मैं कहता हूँ कि आपने कमीशन बनवाया किस लिए था। अब तो ये बात सामने हो गई है ना कि जहांगीर तरीन को आइसोलेट करके अलग करने के लिए बनाया था, चूंकि शाह महमूद कुरैशी साहब के ग्रुप के साथ उनकी राइवलरी थी और वो अपने लिए एक बहुत मजबूत समझे जा रहे थे और वो जो है वो सारी गवर्नमेंट समझती थी कि उनको जो है जहांगीर तरीन के इशारों पर चलना है। इससे इमरान खान साहब को भी अपना खतरा लग रहा था कि अगरचे ये असम्बली में नहीं है फिर भी इतना ताकतवर आदमी है कि सारे वजीर, सारे मुशीर, सारे मेंबरान असम्बली उसकी तरफ देखते हैं। तो फिर ये लॉस वैसे अब जहांगीर तरीन साहब का है या पीटीआई का है? जहांगीर तरीन साहब को अलग करना, जहांगीर तरीन साहब को आइसोलेट करना, ये किसका लॉस है, पीटीआई का या जहांगीर तरीन साहब का? लेकिन जहांगीर तरीन साहब का यूं तो लॉस हुआ ना वो आइसोलेट हो गए और दूसरा ये हुआ कि उन्होंने पीटीआई को इक़्तिदार के दरवाजे के अंदर दाखिल किया, वो उनका काम था। वो उनको यहाँ तक हुआ कि उनको ये शिकवा भी है कि उनके बेटे को जानबूझकर हरवाया गया, अली जहांगीर को लोधरा के
हल्के से जानबूझकर हरवाया गया। उन्हें ये भी शिकायत है कि मुझे खामखा जो है घसीटा गया। एक कमीशन बनाने की बहुत सी और कितनी चोरियां हुई हैं, उनमें कमीशन नहीं बनाए गए। चीनी पर कमीशन बनाया गया, वो पता था कि मलबा जो है जहांगीर तरीन पर गिरेगा, जहांगीर तरीन को आउट कर देंगे। वो काबीना के इजलास में बैठते हैं, इमरान खान मना नहीं कर पाते, वजीर उनकी तरफ देखते हैं, इमरान खान मना नहीं कर पाते, वो ताकतवर दिखाई देते हैं, इमरान खान मना नहीं कर पाते। जब इक़्तिदार के मरकज़ पर बैठे हुए शख्स को अपना इक़्तिदार खतरे में नजर आता है किसी भी वजह से, तो उसको आउट कर सकता है। भुट्टो साहब ने भी ऐसे किया, अपने तमाम करीबी साथियों को उन्होंने आउट कर दिया था। क्या हुआ था, जे रहीम चले गए थे और आखिर में मुबशिर हसन छोड़कर चले गए थे, और पार्टी के काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने अलहदगी इख्तियार की थी। तो वजह ये थी, और खर को अलग किया था। खर तो ये कहते हैं कि जी मुझे इसलिए कि तो उनको खतरा लगता था कि मेरी शख्सियत जो है वो पंजाब में बहुत मजबूत हो गई है, और भुट्टो साहब का बेस पंजाब में था। तो खर का ये दावा है कि जी मैं तो पंजाब का बेताज बादशाह था। और फिर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खर को टिकट नहीं दिया था, और इसलिए नहीं दिया था, वो खर चाहते थे कि वो पार्टी में हैं और वो नहीं जाना चाहते थे अपना जतोई साहब की तरफ। लेकिन उन्होंने देखा कि मेरा तो पीपल्स पार्टी में कोई जगह नहीं बन रही है, इसलिए वो जो है जतोई साहब के साथ जाकर मिल गए थे। और खर का एक ज़माने में बहुत बड़ा करिश्मा हुआ करता था। भुट्टो साहब के बाद अगर सबसे बड़ा करिश्मा रहा है तो गुलाम मुस्तफा खर का है। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जो कुव्वतें थी उन्होंने मिल मिलाकर उनको इतना ज़ीरो कर दिया कि उनकी लिया के साथ मोहतरमा तहमीना दुरानी बहुत काबिल एहतराम खातून है, उनके साथ शहबाज शरीफ साहब ने शादी की, और वो जो है नवाज शरीफ साहब की जो है भाभी बनी। और खर साहब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लेने के लिए लंदन गए थे कि उनको साथ लेकर आए वापस, जब वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे ना, जब पाकिस्तान की तरफ, तो लेने के लिए जो है खर साहब को जाना पड़ा था। तो खर साहब ने उस दिन अपने आप को माइनस कर लिया था सियासत से कि अब मैं नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का कंधा पकड़कर जो है सियासत में आगे बढ़ूंगा। वहाँ भी नहीं हो सके। फिर खर साहब बेचारे चले गए, मौलाना ताहिर कादरी के जाकर पीछे खड़े हो गए कि शायद मुझे मौलाना ताहिर कादरी के पीछे खड़े होने से कुछ मिले। वो शख्स जो भुट्टो के बाद नंबर 2 समझा जाता था, वो ताहिर कादरी के बाद भी नंबर 2 नहीं रहा। जो इस सिलसिला तो ज़ाहबिया से कट जाता है, फिर वो कहीं का नहीं। तो जहांगीर तरीन साहब का मुस्तकबिल फिर क्या है? जहांगीर तरीन साहब का मुस्तकबिल भी यही है। अगर इस सिलसिला तो ज़ाहबिया से कट गए तो वो इस जो गोल्डन चेन ऑफ द फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म से अगर कट गए तो फिर सियासत में उनका नाम 5 साल के बाद लेने वाला भी कोई नहीं होगा। अगर वो इसके साथ जम गए तो फिर जनाब देखिएगा कि क्या पता वो कोई और पार्टी ज्वाइन कर लें। लोग इसी तरह बेवफाई करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि पार्टी ज्वाइन करने का इशू नहीं है, पार्टी छोड़ने, पार्टियों की कोई नहीं होती है, फिर ये शख्सियात बन जाती हैं और शख्सियात ही सब कुछ। ये किसी ने सोचा था कि 1996 में बनने वाली पार्टी जो है PTI वो मुल्क के इक़्तिदार पर भी आएगी। नून लीग तो पीपल्स पार्टी चलो पुरानी पार्टियाँ थी, तो इसके अंदर खला भी मौजूद नहीं था। भाई एक जाती थी एक पार्टी आ जाती थी, एक पार्टी जाती थी एक पार्टी आ जाती थी। यहाँ खला भी नहीं था। फिर खला एक पैदा हुआ जिसने 1 सीट ली थी, उनको अगले इलेक्शन में 34 सीटें मिली, फिर उसके बाद वो पूरा इलेक्शन ही जीत गए। तो ये सारा मैकेनिज्म होता है। फिर कोई और शख्सियत आएगी जिसका मैकेनिज्म। खान साहब का आपने नहीं बताया, खान साहब की भी रिश्तेदारियां हैं किसी के साथ? खान साहब ने की रिश्तेदारियां हैं, मुझे लगता है वो अलग हैं सबसे। अभी एक टिकट मिला है पंजाब में, तो कहा जा रहा है कि वो उनकी जो अहलिया हैं मोहतरमा, उनकी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। ये एक नया सिलसिला आया है। यानी ये जो कि जनाब वो जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं वो भी उनकी सिफारिश पर हैं, और कई सेनेट के टिकट भी उनकी सिफारिश पर जा रहे हैं। तो इस वक्त ताकत का मरकज़ अमूर खानादारी है। अपने नाराज़ रुकन खुरम लगारी साहब को तो मना लिया है पार्टी ने। अच्छा, पार्टी ने मना लिया, नतीजा क्या होता है हमें नहीं मालूम है ना, वो लोग मान तो जाते हैं लेकिन नतीजा तो अब वो वोट देंगे, जाहिर सी बात है। वो उनका वो तो फिर सेनेट में जो उम्मीदवार है बाद ही सामने आएंगी चीज़ें, जब सारी सूरत हाल सामने आएगी कि कौन किसको वोट देने की तरफ जा रहा है। बहरहाल ये एक चीज़ है, लोग कह रहे हैं कि जनाब क्या नारे लगते थे, किस तरह की बातें होती कि साफ चली शफाफ चली। तो शफाफ चली जो है, अब वो फराज शहजादी को टिकट दिया गया है, जो मोहतरमा बुशरा बीबी जो हैं उनकी दोस्त हैं, और वो एक और सिलसिला चलता है। लेकिन इस तरह के सिलसिले जो हैं वो इक़्तिदार के मराकज़ में उनकी बड़ी अहमियत रही है। ठीक है लगारी साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा इंटरेस्टिंग था ये सारा जो सिलसिला था, और ये जो सारी चेन लगारी साहब ने आज बताई, ये मेरे लिए भी बड़ी नई बातें थी बहुत सारी। तो आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। अब फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।